गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्पर्जन रिलेशन इन मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस, यानी कि एक परमाणु रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परमाणु को रेखीय जालक लेते हैं। देखो ये कैसा होता है, ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, ये तीसरा परमाणु है, ये चौथा परमाणु है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये क्या है हमारे पास एटम है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एक जालक है। ये जो सारे के सारे जो एटम हैं, परमाणु हैं, इसको मैं ऐसे व्यक्त कर देता हूँ। ये क्या है, लाइन पर क्या है, हमारे पास एटम है ये। ठीक है, ये क्या है, एटम है। ये जो परमाणु है, ये सारे परमाणु एक रेखा में, ये परमाणु एक दूसरे से जुड़े हैं। इन परमाणुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मैंने a मान ली। ये परमाणु और ये परमाणु के बीच की डिस्टेंस भी a है। इस परमाणु और परमाणु के बीच की डिस्टेंस a है, इसकी भी कितनी मान ली मैंने, a मान ली। और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी मान ली, a मान ली। ठीक है, ऐसे कितने भी परमाणुओं का हमारे पास क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, तो ये एक परमाणु रेखीय जालक है, जिससे हमारे पास क्या बना होगा, क्रिस्टल बना होगा। क्लियर है यहाँ पर। ये हमारे पास इसकी कौन सी स्थिति कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, कौन सी अवस्था कहलाती है, साम्यावस्था, यानी कि जैसी अवस्था में परमाणु रहते हैं, एटम रहते हैं। ठीक है, अब ये जो एटम है, सपोज कीजिए इसकी जो ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति मान लो ये जो बीच वाला है, ये हमारे पास n वां परमाणु है। कौन सा परमाणु है, n वां परमाणु है। इसके इधर कौन सा है, n+1वां परमाणु है। उसके इधर n+2 परमाणु है। इसके इधर n+3वां परमाणु है। अगर इससे इधर आए तो एक कम n-1वां, फिर दूसरा n-2वां, और यहाँ पर n-3वां परमाणु है, एटम है। ठीक है, ये कौन सा परमाणु है, n वां। इससे अगला n+1वां, इससे नेक्स्ट n+2, इससे नेक्स्ट n+3, इससे पहले n-1, उससे एक और पहले n-2, और उससे n-3। तो ये जो परमाणु है ना, ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, हमारे पास दूरी है, वो कितनी है, हमारे पास a है। अब देखो ये जो एटम होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं ना, इनके बीच में प्रत्यास्थ बल लगता है। कौन सा बल, इलास्टिक फोर्स लगता है, प्रत्यास्थ बल लगता है। वो बल कौन सा होता है, एक स्प्रिंग जैसा होता है। कैसा होता है, हमारे पास इनके बीच में एक बल स्प्रिंग जैसा होता है। यदि हम इसको क्या कर दें, खींचकर छोड़ दें, तो ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं। परमाणु क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। तो ये जो हमारे पास इसमें वाइब्रेशन होंगे, ये जो हमारे पास क्या होते हैं, कंपन होते हैं, तो ये परमाणु कंपित होते हैं। ये कौन सी गति करते हैं, हमारे पास सरल आवर्त गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं, हमारे पास सरल आवर्त गति करते हैं। और जैसे ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसको हम जब खींचते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है, ये कितनी विस्थापित हो गई, पहले से यहाँ पर थी, यहाँ से ये x विस्थापित हो गई। जैसे ही छोड़ते हैं तो ये वापस से कौन सी स्थिति में आएगी, पहले वाली स्थिति में आती है। तो इस पर हमारे पास क्या रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, प्रत्यानन बल लगता है, जो कि किसके इक्वल होता है, F = kx के इक्वल होता है। क्लियर है। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए माइनस करते हैं, यूज में लेते हैं। और k क्या है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो यहाँ भी ये जो परमाणुओं का जालक है ना, जब ये कंपन करते हैं ना, अणु ऐसे
परमाणु एटम जो कंपन करते हैं ना, उनके बीच में कौन सी गति होती है? सरल आवर्त गति होती है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? एक स्प्रिंग जैसा लगता है इनके बीच में। ये जो हमारे पास ये जो एटम है, परमाणु है, nवां परमाणु है, ठीक है, इस पर अगर बल लग रहा होगा ना, तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि इसके निकटतम परमाणुओं के द्वारा ही लग रहा होगा। बाकी के भी कारण लग रहा होगा, लेकिन उसको हम क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो कोई भी एटम जो होगा, कोई भी परमाणु जो होगा ना, उस पर जो बल लगेगा वो निकटतम परमाणुओं के कारण ही लगेगा। अभी पहले तो ये कौन सी स्थिति में है? हमारे पास रेस्ट पोजीशन में है, साम्य अवस्था में है हमारे पास। ये एक एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये, इसे बोलते हैं हम क्या? एक परमाणु का रेखीय जालक। अब देखो, ये एटम यहाँ पर था हमारे पास, ठीक है, ये एटम यहाँ पर है, ठीक है, ये एटम यहाँ पर है, ये भी बात ठीक है, ये एटम यहाँ पर है, ये वाला एटम इस लाइन पर है, ये वाला एटम इस लाइन पर है, ये वाला एटम इस लाइन पर है, परमाणु जो है इस लाइन पर। ये मैंने सेकंड कंडीशन बना दी। मान लो ये एटम जो जुड़े हुए हैं, रेखीय परमाणु जालक जो बना हुआ है, एटम मतलब परमाणु है ना, अब इसको जैसे ऊर्जा देते हैं तो ऐसे कंपन होते हैं परमाणु, क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जैसे ये परमाणु जुड़ा है, ये तो ये ऐसे हिलेंगे, और इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? स्प्रिंग जैसा। तो इनको वापस कौन सी स्थिति में भी आना होता है? प्रारंभिक स्थिति में भी आना होता है। हम ऐसी स्थिति लेते हैं, कौन सी स्थिति? वाइब्रेशन, यानी कि कंपित अवस्था लेते हैं। इसमें क्या होगा? जब इसमें वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, तो ये जो एटम यहाँ पर था, सपोज कीजिए ये खिसक कर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर था ना, अब ये खिसक के यहाँ आ गया। अब ये जो डार्क लाइन है, ये तो ओरिजिनल स्थिति बताती है, वो पोजीशन बता रही है, वो स्थिति बता रही है जहाँ पर पहले एटम था। अब जैसे ही कंपन होगा, सपोज कीजिए ऐसे हमने खींचा, ये यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ। ये एटम यहाँ था, ये यहाँ से आगे खिसक गया, मान लो यहाँ आ गया हमारे पास। ये वाला एटम आगे खिसक गया, यहाँ आ गया हमारे पास, ये आ गया। ये एटम यहाँ पर था, इस लाइन पर था, ठीक है, ये भी क्या होगा हमारे पास? आगे खिसक जाएगा, ये इधर आ गया, ये वाला आगे चला गया। ऐसे खींच लो ना, ऐसे स्प्रिंग जैसा फोर्स है। ये वाला परमाणु एटम है, ये यहाँ था, ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला एटम यहाँ था, ये यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गया हमारे पास, ये यहाँ आ गया, है ना, और ये वाला एटम यहाँ था, ये खिसक के और आगे चला गया, ये यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गए? कंपन। अब ये ऐसे हिले, फिर ये यूँ आ जाएंगे, तो इनमें क्या होते हैं? कंपन होते हैं। हम क्या करते हैं? एक nवां परमाणु लेते हैं, nवां एटम लेते हैं। nवां परमाणु कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पर पहले एटम था, देखो nवां एटम था। अब जब nवां एटम मान लो यहाँ से कंपन हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, विस्थापित हो गया, मान लो इसका जो विस्थापन है वो कितना है? un है। कितना है विस्थापन? un है। ये कौन सा है? n+1वां है। ये वाला यहाँ पर था, और यहाँ से खिसक के ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। n+1 यहाँ था ना, देखो यहाँ था, यहाँ से खिसक के आगे चला गया, तो यहाँ से ये यहाँ आ गया। इसका विस्थापन कितना हो गया? n+1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये कौन सा परमाणु है? n-1वां परमाणु है, ठीक है। n-1वां परमाणु ये डार्क लाइन पर था, इस पर ये इसमें कंपन हुआ, ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? un-1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास? un-1 हो गया, यानी कि n,n+1, n-1वें परमाणु का, एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो हमारे पास कितना हो गया? un,un+1 और un-1 हो गया, चलो हो गया लिख देंगे, क्या है, ठीक है, हो गए विस्थापित।
अब इन पर कौन सा फोर्स लगता है, प्रत्यास्थ बल लगता है, जिसके कारण ये वापस, क्योंकि ऐसे गति करते हैं तो इस सरल आवर्त गति करते हैं ना। तो सबसे पहले हम nवें परमाणु पर विचार करते हैं, nवें एटम पर विचार करते हैं, nवें परमाणु पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक कंडीशन मान के चलेंगे कि कोई भी परमाणु जो होता है ना, उस पर जो फोर्स लगेगा, उस पर जो बल लगेगा, देखो ये जैसे स्प्रिंग खींचेगी तो ये एटम जो है ना, इस पर निकटतम परमाणु क्या लगाएंगे, बल, क्योंकि स्प्रिंग में क्या होगा, विस्तार होगा, संपीड़न होगा। ठीक है, जैसे nवां परमाणु है, जब ये कंपन करता है तो इसमें देखो स्प्रिंग ऐसे फैलती है, यहाँ भी स्प्रिंग जैसा फोर्स, यहाँ भी स्प्रिंग जैसा फोर्स, तो ऐसे होता है इनमें कंपन, वाइब्रेशन। तो nवां जो परमाणु पर विचार करते हैं तो इस पर जो फोर्स लगता है, इस पर जो बल लगता है हमारे पास, वो किस किस के कारण लगेगा, n+1 व n-1 वे परमाणु के कारण लगता है। ठीक है, केवल यही मानेंगे, बाकी के कारण नेगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। n+1 व n-1 वे परमाणु के कारण लगता है। किसी भी परमाणु पर बल उसके निकटतम परमाणुओं के कारण ही लगता है, बाकी को हमने क्या मान लिया, नेगलेक्ट, क्योंकि ये परमाणु दो परमाणु से ही अन्योन्य क्रिया कर सकता है, क्योंकि ये भी स्प्रिंग जैसा, तो स्प्रिंग का संकुचन विरलन होता है, ऐसे फैलती, तो इस परमाणु पर इसके कारण बल लग सकता है, इस परमाणु पर इसके कारण बल लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं nवें परमाणु पर, यानी कि इस एटम पर ये n+1 वे परमाणु के कारण, एटम के कारण लगने वाला बल, और कौन सा बल होता है, प्रत्यास्थ बल होता है। ठीक है, लगने वाला प्रत्यास्थ बल। अब देखो ये बल कैसे समझाते हैं हम, ये जो nवां एटम है, ये इसका जो ये जो nवां परमाणु है, ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, इसका विस्थापन कितना हुआ, un हुआ। ठीक है, और ये जो n+1 वाला था, जो अपनी स्थिति पर था, वो खिसक के यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका विस्थापन हो गया un+1 और इसका विस्थापन हो गया un हो गया। ठीक है, मान लो इस दिशा में जो विस्थापन है ना, x अक्ष की दिशा में, वो विस्थापन ज़्यादा है, यानी un+1 un से क्या है, ज़्यादा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = -kx होता है, ये भी ध्यान रखना, नेगेटिव चिन्ह ये लगाया है। अब देखो मैं ये बना देता हूँ nवां परमाणु, और ये मैंने बना दिया n+1वां परमाणु, इनके बीच में कैसा फोर्स लगता है, स्प्रिंग जैसा फोर्स लगता है। तो ये जो nवां परमाणु होता है, उस पर इस दिशा में बल लगता है। ठीक है, ये इस पर बल लगाता है और ये इस पर बल लगाता है, तो ये परमाणु जो होता है ना, उस पर इस दिशा में बल लगता है। क्लियर है। अब हमें इस परमाणु पर तो इस दिशा में बल लगता है, और n+1 पर किस दिशा में बल लगता है, इस दिशा में बल लगता है। ठीक है, हमें कौन सी दिशा में बल चाहिए होता है, कौन सी दिशा में बल चाहिए होता है, इस दिशा में चाहिए होता है हमें। कौन सी दिशा में, n की दिशा में। तो n पर बल इस दिशा में लग रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर k की जगह तो मैं क्या काम में ले रहा हूँ, बीटा काम में ले रहा हूँ, और विस्थापन ज़्यादा कौन सा है, un+1 में से क्या घटा देना है, un घटा देना है। इतना फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, इसे हम प्रत्यास्थ बल भी बोलते हैं। अब देखो ये हमारे पास कौन सा है, nवां परमाणु है, और ये n-1, तो इन दोनों के बीच में भी अन्योन्य क्रिया होती है, ये भी एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो हम देखते हैं nवें परमाणु पर n-1वें परमाणु के
कारण बल। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बीटा क्या है, बीटा एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब मैंने बताया था स्प्रिंग को जब x विस्थापन होता है तो F समानुपाती होता है x, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, k लगाते हैं, k क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ नियतांक या स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब देखो यहाँ पर बीटा तो आएगा ही आएगा। अब देखो ये देखो इसका n और n-1, n खिसक गया un और n-1 खिसक गया un-1। मैंने बताया x अक्ष की दिशा में ज़्यादा विस्थापन माना है तो un-1 से ज़्यादा है, तो x की जगह कितना आएगा हमारे पास, un-1। अब दिशा और देखनी है हमें, तो ध्यान रखना ये तो कौन सा परमाणु है, nवा परमाणु है, और इससे पहला कौन सा है, n-1वां परमाणु है। अब देखो n-1वें परमाणु पर बल इस दिशा में लगेगा और n वाला इस दिशा में लगेगा, मतलब n-1 एक तरीके से इसको आकर्षित कर रहा है और n वाला इधर कर रहा है। तो देखो हमें कौन सी दिशा में बल मिल रहा है, जो n पर लग रहा है, n पर बल लग रहा है इस विपरीत दिशा में। ठीक है, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में लग रहा है इधर की तरफ, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव लगाएंगे। जबकि इसमें देखो n पर बल यहाँ पर लग रहा था, ये एटम जो है देखो होता क्या है, ये परमाणु है, ये परमाणु तो उसको खींच रहा है और ये परमाणु इसको खींच रहा है, जब भी तो अन्योन क्रिया होगी, तो इस पर तो बल लग रहा है इस दिशा में, इसलिए पॉजिटिव लिया था। ये n-1, ये n-1 इधर खींच रहा है, n वाला इधर खींच रहा है, तो n कहाँ की ओर खींच रहा है, इस दिशा में बल लग रहा है, इसलिए हमने ये क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव। तो बीटा क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। बीटा किसकी तरह काम कर रहा है हमारे पास, कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, नियतांक की तरह काम कर रहा है, जैसे कि हम स्प्रिंग नियतांक काम में लेते थे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये टोटल बल लग रहा है, बीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पर नियतांक है, कांस्टेंट है, इसलिए nवें परमाणु पर कार्यरत क्या निकाल सकते हैं हम, कुल बल निकाल सकते हैं। और कुल बल क्या होता है हमारे पास, F = होता है, दोनों लिख दो, बीटा un+1 माइनस क्या un, और फिर आ रहा है नेगेटिव बीटा un और माइनस un-1 आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, परिक्षेपण संबंध मैंने बताया था, ओमेगा और के में क्या होता है, संबंध होता है। तो एक परमाणु रेखीय जालक के लिए संबंध निकालेंगे। F = दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं un+1, ये नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव प्लस, तो ये बन जाएगा un-1 और माइनस un, और ये अंदर माइनस un, तो ये बनेगा -2un बन जाएगा। F = बीटा un+1 + un-1 -2un। फिर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन के अनुसार हम जानते हैं कि जो विस्थापन है, अगर कोई कण जो है यहाँ पर है और ये यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गया x, तो इस पर फोर्स लगता है F = ma, और F = ma त्वरण क्या होता है, d²x/dt²। ये जानते हो, वेग होता है dx/dt और a होता है dv/dt। त्वरण वेग में परिवर्तन होता है समय के साथ, v की वैल्यू रखते हैं, तो ये बनता है d²x/dt²। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान जो मान रहा हूँ मैं, परमाणु का द्रव्यमान, एटम का जो द्रव्यमान है वो कितना मान लिया, m। तो F की जगह क्या लिख सकते हैं हम, m लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास त्वरण है, x क्या है, विस्थापन, nवें परमाणु का विस्थापन कितना है, un, तो क्या लिख सकते हैं, d²un/dt² क्या, बीटा un+1 + un-1 -2un।
ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, इसके बाद तो बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। un-1 समझ में आ गया, un+1 समझ में आ गया, n-1 वे का विस्थापन, n का विस्थापन, un-n+1 का विस्थापन un+1 होता है। ठीक है, बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा स्पीडली देखेंगे, है ना। इतना करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, m/d²un/dt² इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा un+1 प्लस un-1 माइनस क्या 2un आ गई, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो, इसको हम सोल्व करना है। ये क्या है, हमारे पास एक अवकल समीकरण होती है, तो अवकल समीकरण का हल होता है कोई ना कोई, तो इसका हल देते हैं। समीकरण एक का हल निम्न प्रकार देते हैं, सॉल्यूशन होता है किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, मैथ के अकॉर्डिंग देते हैं। और ये जो हल हम दे रहे हैं वो क्या होता है, un इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स एन, एन का मतलब तो nवें परमाणु के लिए। अब भाई ये समीकरण कैसे बन गई, देखो एक परमाणु जालक में जब परमाणु कंपन करते हैं तो हमारे पास सरल आवर्त गति करते हैं, और सरल आवर्त गति का जो अवकल समीकरण होता है उसका हल होता है, तरंग बनती है जो, उसका हल a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ये तरंग का क्या होता है, समीकरण। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था। x क्या होता है, विस्थापन होता है। k क्या होता है, संचरण नियतांक। k की वैल्यू होती है 2π/λ। आयोटा आप जानते हो, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। xn की वैल्यू na होती है, जैसे ये एटम था, ये डिस्टेंस होती है a, ये a और ये a, है ना। तो ये जो प्रथम परमाणु से लेकर जितने भी परमाणु हैं, तो ये देखो टोटल विस्थापन कितना हुआ हमारे पास, a, तो कितना हो गया, मान लो 4a हो गया। तो xn की वैल्यू कितनी होती है, na के बराबर होती है, nवें परमाणु तक। 4 परमाणु है तो 4a हो गई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं un इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के, और xn की जगह क्या लिख सकते हैं, na लिख सकते हैं। तो a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के na, इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन एक में देखो ये 2 बार अवकलन है, तो इसका हम क्या करते हैं, un का डिफरेंशियल करते हैं, t के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर। तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो dun/dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है यहाँ पर, a क्या है हमारे पास यहाँ पर, नियतांक है, कांस्टेंट है। a ऐसा का ऐसा आ जाएगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो ये लिख देंगे, इनटू टी का करोगे तो आयोटा ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। एक बार और अवकलन करेंगे, d²un/dt² इज इक्वल टू a, ई की पावर का करोगे, अवकलन करना आप जानते हो, ओमेगा टी माइनस के एन ए ही आ जाएगा, इंटू आयोटा ओमेगा पहले से ही है, एक बार और टी का करोगे तो आयोटा ओमेगा और आ जाएगा। तो d²un/dt² इज इक्वल टू आयोटा 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 स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और a है ही, a आ जाएगा, e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, d²un/dt² की वैल्यू आ गई, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो d²un/dt² मेन समीकरण में है, इसके बाद un है, un ये हमने मान लिया। ठीक है, इसके बाद un+1 un-1 है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण किससे, सेकंड से। अब देखो un की वैल्यू, अगर un+1 चाहिए तो n की जगह क्या धर दो, इस इक्वेशन में n+1 रख दो, तो क्या बनेगा, a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी
माइनस इस वाली में रखो k n की जगह n+1 इंटू क्या a बन जाएगा। ठीक है, इसमें रखो आप एक चाहिए हमें un-1, इसमें un-1 भी है तो un-1 इसी में रखो a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, इसे बड़ा ब्रैकेट बना सकते हो कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, आयोटा ओमेगा टी माइनस के, है ना, n की जगह क्या रख दो n-1 इंटू ए, तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, un-1 की वैल्यू बन जाएगी। अब ये सारी की सारी वैल्यू हम रख देते हैं ताकि हमें परिक्षेपण संबंध मिल जाए, रिलेशन मिल जाए ओमेगा और के में, किस में, समीकरण। ठीक है, इसको दे देते हैं फोर्थ, इसको दे देते हैं फिफ्थ। ठीक है, समीकरण 2, 3, 4, फिफ्थ का मान किस में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, m आ रहा है, उसके बाद d² un/dt², ये है क्या, माइनस a ओमेगा स्क्वायर और e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए इज इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है बीटा, तो बीटा लिख लेते हैं। फिर आता है un+1 की वैल्यू, ये है a इंटू ई की पावर आयोटा, इसके बाद है ओमेगा टी माइनस के n+1 इंटू क्या a। ठीक है, ब्रैकेट 1, फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस un-1, इसकी वैल्यू है a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के n-1 इंटू a। ठीक है, ये भी ब्रैकेट 1, और इसके बाद है हमारे पास -2 un की वैल्यू ये है a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के इंटू क्या एन ए। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हम एज इट इज इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के बाद हम ओमेगा और के में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद ओमेगा और के में क्या निकालेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।